जीएस से स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि ये 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, जिसमें से 40 मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स होंगे। और इसका जो सिलेबस है उसको दो पोर्शंस में उन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहला है पार्ट 1 जिसमें जनरल साइंस है, एंड सेकंड पार्ट अभी आपको दिखा रहा हूं मैं, जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी में से आपका 40 मार्क्स का पेपर आता है, एंड जनरल साइंस में से आपका 60 मार्क्स का पेपर आता है। इस जो पार्ट 1 है हमारा जनरल साइंस, उसमें से 60 में से 20 मार्क्स का पेपर आपका एमसीक्यूज होता है, एंड अदर 40 मार्क्स का पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है। एंड देन जो जनरल एबिलिटी में से आपका पोर्शन आता है वो भी सब्जेक्टिव होता है। अच्छा, अभी हम इसके पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। सिलेबस में जो इसका जनरल साइंस का सिलेबस है उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, किस किस तरह हमने डिस्कस करनी है और कैसे लेके चलना है हमने इसको। सबसे पहला जो जनरल साइंस में पार्ट 1 में फिजिकल साइंस, जनरल साइंस का पोर्शन भी बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहला पार्ट जो है फिजिकल साइंस है, जिसको अगेन फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, जिसको वन बाय वन हमने डिटेल में स्टडी करना है। फिजिकल साइंस में आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगा आपको, आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहां से सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। जिस फिजिकल साइंस पे हमने बेसिकली यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है, यूनिवर्स में किस किस तरह के इवेंट्स होते हैं उनको पढ़ना है। इवेंट्स में आपके नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स आ जाते हैं। देन हमने एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, एंड मॉडर्न मटेरियल्स जो कि ह्यूमन बीइंग फिलहाल यूज कर रहे हैं प्रेजेंट। देन बायोलॉजिकल साइंस में हमने बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है। इसमें भी फर्दर पोर्शन आपको नजर आ रहे होंगे, फर्दर सब टॉपिक्स। तो इसमें सबसे पहले बेसिस ऑफ लाइफ, देन बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स वगैरह वगैरह आगे आपने पूरा जो सिलेबस है वो वेबसाइट से देख लेना है। देन इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस में इन्वायरमेंटल साइंस में सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे। देन एटमॉस्फेयर में कौन कौन से प्लूटेंट्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे, वो प्लूटेंट्स कैसे कैसे डैमेजेस कॉज करते हैं वो देखेंगे। देन वाटर पोल्यूशन के बारे में देखेंगे, लैंड पोल्यूशन के बारे में देखेंगे। देन इसी का आगे सब पार्ट है फूड साइंस, जो कि जनरल साइंस का ही पार्ट है। फूड साइंस में हम कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट देखेंगे, जिसमें डिफरेंट विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह हैं। क्वालिटी ऑफ फूड देखेंगे कि कैसे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करके फूड की क्वालिटी बेहतर होती है। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम कंप्यूटर की डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे, टेली कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे। ये आपका जो पूरा अभी तक मैंने आपको बताया, ये सिर्फ जनरल साइंस में आता है, जो कि 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और इनमें से जितनी भी चीजें हैं ये हमने बहुत ज्यादा इनकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, हमने जस्ट जर्नल इन चीजों को देखना है, वन बाय वन टॉपिक्स को देखना है। क्योंकि जो सीएसएस के स्टूडेंट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे साइंस के बैठे हुए हैं आपके साथ, इसमें आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स आपके। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि सीएसएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे साइंस से हों, जिनका बैकग्राउंड साइंस से हो, टेक्निकल चीज़ें उन्होंने पढ़ी हुई हों। सीएसएस में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आर्ट्स के भी होते हैं और भी डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। तो ये जो जनरल साइंस का पोर्शन है ये हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाकर नहीं देखना, बहुत ज़्यादा डीपली टॉपिक्स को नहीं जाकर देखना। उससे इशू ये होगा कि क्योंकि जनरल साइंस के स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं उनको फिर अंडरस्टैंड नहीं करते जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं। तो इसलिए हमने टॉपिक्स की डिटेल्स को पढ़ेंगे, जनरली उसको कैसे मैक्सिमम कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है वो चीजें हम देखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। बच्चे आप लोग
अच्छा, सिलेबस का ओवरव्यू सबको क्लियर है? आवाज आ रही है सबको? कोई रिस्पांस नहीं कर रहा। ओके, अब आज के लिए जो टॉपिक हमने आपके लिए डिसाइड किया है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ताकि जस्ट बताया जा सके कि किस तरीके से हमने चीज़ों को लेके चलना है, कैसे हमने आपको पढ़ाना है, कितनी टॉपिक को कितनी डिटेल में लेके जाना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि पहले भी आपको मैंने बताया है कि आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, टेक्निकल टर्म्स को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज के लिए जो हमने आपके लिए टॉपिक डिसाइड किया है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम टाइम लगेगा इस पे, जो कि एसिड रेन है। अब एसिड रेन के अगर जनरली हम देखें कि एसिड रेन क्या होती है, तो माइंड में यही कंसेप्ट आता है कि रेन के अंदर एसिड का मिक्स हो जाना, तेजाब का मिक्स हो जाना क्या बना देगा? एसिड रेन। नॉर्मल रेन को वो एसिड रेन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब एसिड रेन स्टार्ट कैसे हुई, सबसे पहले हमने देखना है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, लेक्सिकल मीनिंग्स क्या होते हैं, या फर्दर इसकी डिटेल में जाने से पहले हमें ये देखना है कि एसिड रेन का पता कैसे चला, कहाँ से लोगों को ये आइडिया हुआ कि नॉर्मल रेन क्या, नॉर्मल रेन और एसिड रेन में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए अगर बैक इन 1852 में जाएं, तो मैनचेस्टर उस टाइम हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया था। बाकी इंग्लैंड के जितने भी एरियाज थे उनकी निस्बत मैनचेस्टर में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो हाईली इंडस्ट्रियलाइज एरिया था, तो वहां पे जब बारिश हुई, तो बारिश के होने के बाद लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर से वो कंपोजिशन चेंज हो गई हुई है, थोड़ी सी उनकी जो जिस तरह उनको दिखना चाहिए था बारिश के बाद वो वैसी नहीं है, थोड़ी सी वो चेंज हो गई हैं। वहां पे पेंट वगैरह खराब हो गया जो बिल्डिंग्स को हुआ हुआ था। और जहाँ पे हार्ड एरियाज पे बारिश गिरी है, वहां पे उसने कुछ चेंजेस सामने लाई हैं। तो उस चीज को ऑब्जर्व करते हुए वहां पे 1852 में रॉबर्ट स्मिथ थे, जिन्होंने एसिड रेन और पोल्यूशन का आपस में रिलेशन निकाला था कि पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम मैनचेस्टर में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा थी, उस वजह से एयर पोल्यूशन वहां पे काफी ज्यादा हो चुका था, जिस वजह से वहां पे एसिड रेन हुई थी। ठीक है, अब उन्होंने एसिड रेन का पता कैसे किया कि ये रेन जिसने डिफरेंट चीजों को चेंज किया है वो दूसरी रेन से डिफरेंट कैसे है। उन्होंने उसकी पीएच मेजर की। वो जो रेन वहां पे मैनचेस्टर में हुई थी उसकी उन्होंने पीएच मेजर की, और फिर उन्होंने एक ऐसे एरिया में जाके वहां पे रेन की पीएच मेजर की जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थी, वहां पे एयर पोल्यूशन कम था। तो उनको तब पता चला कि जो रेन मैनचेस्टर में हुई है उसकी पीएच कम है और दूसरे की पीएच ज्यादा है। पीएच क्या होती है वो भी पीएच स्केल आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली 1852 में उस हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में फर्स्ट टाइम एसिड रेन ऑब्जर्व की गई थी। पीएच मेजर की थी रॉबर्ट स्मिथ ने। देन उसके बाद कैनेडियन हार्वे थे, एक रिसर्चर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम एसिड रेन पे रिसर्च स्टार्ट की थी डेड लेक, जो कि कनाडा में प्रेजेंट थी उस पे। डेड लेक क्या होती है? ऐसी लेक जिसमें एसिड रेन की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और उसमें फिर एक्वेटिक लाइफ जो है उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो अभी तक हमने ये देखा कि मैनचेस्टर में फर्स्ट टाइम हुई थी, रॉबर्ट स्मिथ ने उसको ऑब्जर्व किया था। कैसे ऑब्जर्व किया था? पीएच मेजर की थी इन दैट हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया एंड अ नॉर्मल एरिया। एक इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा थी और नॉर्मल एरिया जहाँ पे पोल्यूशन कम थी, दोनों की पीएच में डिफरेंस आया।
तो उन्हें पता चला कि ये जो मैनचेस्टर में रेन हुई है ये एसिड रेन हुई है। पीएच बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी मेजर करने का स्केल होता है, वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और जो फर्स्ट टाइम इस एसिड रेन की वजह से जो इम्पैक्ट्स होते हैं उनको जो स्टडी करने वाले थे वो थे कैनेडियन हार्वे। ठीक है जी, क्लियर है? यहाँ तक हिस्ट्री में किसी को कोई इशू है तो वो पूछ लें। हिस्ट्री क्लियर है सबको? ठीक है जी। अब जब हिस्ट्री को हमने स्टडी किया तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एसिड रेन वहां पे होगी जहाँ पे पोल्यूशन होगा। पोल्यूशन क्यों होगा? इंडस्ट्रीज की वजह से होगा। इंडस्ट्रीज से जो बर्निंग होती है या जहाँ पे व्हीकल्स ज्यादा होती हैं उनमें भी जो बर्निंग प्रोसेस होता है उसकी वजह से कुछ ऐसे प्लूटेंट्स होते हैं जो आपके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। देन वो इन द फॉर्म ऑफ एसिड वापस रिटर्न होते हैं, वो भी डिटेल में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री से हमें ये बात क्लियर होगी कि एसिड रेन हमेशा हाईली पोल्यूटेड एरियाज में होती है जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा होती है। और पोल्यूशन कहाँ पे ज्यादा होती है? या तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा होती हैं या वहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स या किसी भी टाइप का बर्निंग प्रोसेस ज्यादा तरीके से हो रहा होता है। बात क्लियर है? माहम नहीं बच्चे, आपने बोला नो, कहाँ से आपको समझ नहीं आई? आप बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ। हिस्ट्री दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चे कि एसिड रेन फर्स्ट टाइम मैनचेस्टर में ऑब्जर्व की गई थी। वहां पे ऑब्जर्व क्यों हुई थी? क्योंकि वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया था, उस वजह से वहां पे एयर में पोल्यूशन ज्यादा था। उस पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन वहां पे ऑब्जर्व की गई। और वो सबसे पहले ऑब्जर्व की थी रॉबर्ट स्मिथ ने। कैसे ऑब्जर्व की थी उसने? उसने जो मैनचेस्टर था जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा थी, वहां पे जो रेन हुई उसकी पीएच मेजर की। पीएच किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी मेजर करने का स्केल होता है। ठीक है? उसने मैनचेस्टर में जो रेन हुई वहां की पीएच मेजर की। देन एक नॉर्मल एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थी वहां की पीएच जब मेजर की तो उसको डिफरेंस मिला। उससे उसे पता चला कि हाँ जी यहाँ पे एसिड रेन हुई है, जो रेन हुई है उसमें एसिड मिक्सड हुआ हुआ है। ठीक है? देन उसके बाद जो प्रॉपर रिसर्च इस पे स्टार्ट हुई वो कैनेडियन हार्वे ने की थी। एक वहां का रिसर्चर था जिसने एक डेड लेक पे रिसर्च स्टार्ट की थी। वो डेड लेक बेसिकली एसिड रेन की वजह से डेड लेक हो गई थी। वहां पे ऑक्सीजन लेवल लो हो गया था और इक्वेटिक लाइफ का सर्वाइवल वहां पे मुश्किल हो गया था। ठीक है जी, क्लियर है अब? अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि एसिड रेन होती क्या है और ये कैसे एसिड बनता है, किस किस टाइप का एसिड बनता है, कैसे कैसे वो जमीन पे किस किस तरह के इम्पैक्ट्स लाता है। सबसे पहले एसिड रेन के लेक्सिकल मीनिंग्स देखें तो हमें पता चलता है कि ऐसी रेन जिसमें एसिड मौजूद है, यानी ऐसी बारिश जिसमें पहले से कोई तेजाब मिक्स हुआ हुआ है, उस बारिश को क्या कहेंगे? एसिड रेन। अब नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन प्लस एसिड, जो दोनों मिल के एसिड रेन बनाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन होती क्या है। प्रेसिपिटेशन बच्चे होती है कि वाटर वेपर्स का वापस जमीन पे आना। वापस जमीन के आने का मतलब ये है कि वो गए भी जमीन से ही हुए हैं। इवेपोरेशन का प्रोसेस आपको पता होगा जिसमें लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है? तो इवेपोरेशन की वजह से जो वाटर वेपर्स जमीन से एटमॉस्फेयर में गए हुए होते हैं, हमारे सील मैक्सिमम इवेपोरेशन क्योंकि सीज में होती है, तो इसलिए जो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में होते हैं उनका रीबैक होके वापस जमीन पे आना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। रेन हो सकती है, स्नो हो सकती है, फॉग हो सकती है,
या कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्लियर है सबको? वाटर वेपर्स का रीबैक होके वापस जमीन पे आना। रीबैक क्यों कहा है? क्योंकि वाटर वेपर्स जमीन से ही इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में गए हुए होते हैं। बात क्लियर है? तो वो जब रीबैक होके वापस आ रहे होते हैं, प्रेसिपिटेशन अकर हो रही होती है, उसमें उस प्रेसिपिटेशन में एसिड का मिक्स हो जाना एसिड रेन कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे कि वो जो प्रेसिपिटेशन हो रही होती है, वाटर वेपर्स वापस आ रहे होते हैं, उनमें एसिड कैसे मिक्स हो जाता है, उस प्रोसेस को भी हम देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ एसिड रेन बाय इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट की एक एजेंसी है जो कि इन्वायरमेंटल मैटर्स को देखती है, पोल्यूशन वगैरह हो गए या किसी भी टाइप के इन्वायरमेंटल मैटर्स होते हैं। तो उन्होंने जो एसिड रेन की डेफिनेशन दी है, वो कहते हैं कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले हमने देखा है कि कोई भी ऐसी रेन जिसमें एसिड मिक्स हो जाए, उसको क्या कहते हैं? एसिड रेन। तो उन्होंने भी वही डेफिनेशन दिया है कि एसिड रेन कोई ऐसी बारिश का या किसी भी, वो लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, ड्राई फॉर्म में हो सकती है, कि किसी भी तरह की रेन या कोई भी ड्राई डेपोजिशन जिसमें एसिड कंपोनेंट मिक्स हुआ हुआ हो। उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि ज्यादातर, क्योंकि एसिड रेन जो होती है उसमें सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड होता है, तो डेफिनेशन उन्होंने भी वही दी है कि प्रेसिपिटेशन का, ऐसी प्रेसिपिटेशन जिसमें एसिड मिक्स हो उसको एसिड रेन कहते हैं। साथ उन्होंने दो एसिड्स के नेम स्पेसिफाई कर दिए हैं कि मैक्सिमम ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है या नाइट्रिक एसिड होता है। बात समझ आ गई? और देन उन्होंने कंडीशंस बताई हैं कि एसिड रेन कब हम कहेंगे कि किस लेवल की रेन हो, कितनी उसकी पीएच हो तो वो एसिड रेन होगी, क्योंकि नॉर्मल रेन की भी पीएच स्लाइटली एसिडिक होती है। ठीक है, कंडीशन उन्होंने पहली दी है कि पीएच जब आपकी 5.6 से लेस होगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएच होती क्या है। पीएच स्केल के बारे में आपको बताता हूँ। पीएच स्केल बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी मेजर करने के लिए यूज होता है। इस पे टोटल जो रीडिंग होती है वो होती है 0 to 14। अब 0 7 इसका जो है वो रेफरेंस होता है नंबर 7। 7 से अगर बैकवर्ड 0 की तरफ आए तो आपका जो सोल्यूशन है वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होता जाता है। मीन के 0 जिसकी पीएच होगी वो सोल्यूशन हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, और 7 से ऑनवर्ड 14 की तरफ जाएं तो हमें पता चलता है कि ये चीज ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन होती जा रही है। मीन के वो एसिडिक इफेक्ट उसमें से खत्म होता जा रहा है। डिफरेंट चीजों की पीएच वगैरह दी हुई है नीचे, आप देख सकते हैं कि एसिड रेन का भी बताया हुआ है कि पीएच क्लीन रेन की 5.6 होती है, उससे कम जब पीएच हो जाए तो वो एसिड रेन कहलाती है। तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ से में पता चल गया कि कोई भी ऐसी रेन जब उसकी पीएच 5.6 से लेस होगी तो वो रेन क्या होगी? एसिड रेन। देन उन्होंने बताया कि दो, जिस तरह ऊपर मैंने आपको स्पेसिफाई किया है कि ईपीए ने दोनों एसिड जो है वो स्पेसिफाई कर दिए थे कि सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड होता है। तो साथ उन्होंने उनकी कंसंट्रेशन भी बता दी कि जब सल्फ्यूरिक एसिड 60 to 70% होगा और नाइट्रिक एसिड 30 to 40% होगा, तब हम कहेंगे कि ये जो रेन हुई है ये एसिड रेन। बात समझ आ गई? कंडीशंस कौन सी हैं? कि पीएच 5.6 से लेस हो और दोनों एसिड्स की कंसंट्रेशन जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की 60 to 70% है एंड 30 to 40% नाइट्रिक एसिड। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है। बात समझ आ गई? कंडीशंस कौन कौन सी होंगी अगर आपसे पूछा जाए तो? क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ठीक है जी, आगे हम चलते हैं कि अब डेपोजिशन
कितने टाइप्स की होती है। डेपोजिशन भी बेसिकली यही है कि किसी भी चीज का ग्राउंड से जाकर दोबारा वापस आ जाना, इस चीज को डेपोजिशन कहते हैं। जस्ट लाइक प्रेसिपिटेशन जो हमने कहा कि वाटर वेपर्स का रीबैक होकर ग्राउंड पे वापस आना, वो प्रेसिपिटेशन होता है। डेपोजिशन भी बेसिकली वही चीज होती है। अब डेपोजिशन दो तरह की होती है, वेट एंड ड्राई। अगर वेट की बात करें तो वेट के वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये इसमें वाटर इन्वॉल्व होगा, कोई ना कोई लिक्विड इन्वॉल्व होगा, ठीक है। वेट डेपोजिशन क्या होती है कि एसिडिक प्रेसिपिटेशन जो कि वापस ग्राउंड पे आए इन द फॉर्म ऑफ रेन, फॉग या स्नो। रेन, फॉग या स्नो क्यों कहा है? क्योंकि इसमें लिक्विड इन्वॉल्व होगा। वेट डेपोजिशन में हमेशा लिक्विड इन्वॉल्व होगा। ड्राई डेपोजिशन क्या होती है कि डस्ट की फॉर्म में वापस आ जाना। अब देखें, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली जमीन से ही एटमॉस्फेयर में गए हुए हैं, तो वो उनका वापस जमीन पे दोबारा डस्ट पार्टिकल्स का आ जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं ड्राई डेपोजिशन। और अगर वाटर वेपर्स जो कि पानी जमीन से इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाए, फिर वो रेन की फॉर्म में वापस आए, उसको कहेंगे वेट डेपोजिशन। ड्राई डेपोजिशन क्या होगी कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनका ग्राउंड से एटमॉस्फेयर में जाना, देन एटमॉस्फेयर से वापस ग्राउंड में आना, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ड्राई डेपोजिशन। बात समझ आ गई? वेट डेपोजिशन और ड्राई डेपोजिशन में डिफरेंस कर लेंगे। वेट डेपोजिशन में लिक्विड इन्वॉल्व होगा, ड्राई डेपोजिशन में लिक्विड नहीं, जस्ट डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। देन है जी, हम देखते हैं कि जनरल प्रोसेस क्या होता है, एसिड रेन बनती कैसे है, रेन में एसिड मिक्स कैसे हो जाता है, क्यों एटमॉस्फेयर में ऐसे कंपोनेंट्स चले जाते हैं जो कि उधर रिएक्शंस वगैरह करके वापस एसिड बन के जमीन पे आते हैं। तो हिस्ट्री में हमने ये चीज अभी देखी कि एसिड रेन हमेशा हाईली पोल्यूटेड एरियाज में होती है, ऐसे एरियाज जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहाँ पे एसिड रेन होती है। अब एयर पोल्यूशन क्यों ज्यादा होती है? फैक्ट्रीज की वजह से, देन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की वजह से। मीन के दोनों जगह पे बर्निंग हो रही है, बर्निंग की वजह से वहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है उस स्पेसिफिक एरिया में, और वहाँ पे एसिड रेन की तरफ चीजें चली जाती हैं फिर। अब होता क्या है कि फैक्ट्रीज हो या कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी ऑटोमोबाइल आपकी गाड़ियां हैं, इनमें जब बर्निंग प्रोसेस होता है तो उसके बाद ये दो तरह के ऑक्साइड्स रिलीज करती हैं। एक होता है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। बात समझ आ गई? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाके वो वाटर वेपर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। नीचे मैंने रिएक्शन भी शो किए हुए हैं कि सल्फर के ऑक्साइड्स जब वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स कहाँ से आ रहे हैं? आपकी फैक्ट्रीज से, आपकी गाड़ियों से, जहाँ पे बर्निंग प्रोसेस हो रहा है। उस बर्निंग प्रोसेस से सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ये दोनों ऑक्साइड्स जब वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड बनता है। बात क्लियर है? अच्छा, अब देखें कि ये आपका ग्राउंड पोर्शन है। ग्राउंड पोर्शन है, यहाँ पे आपके वाटर वेपर्स यहाँ से इवेपोरेट होके यूं ऊपर जा रहे हैं, ये आपकी एटमॉस्फेयर है, ठीक है। वाटर वेपर्स यहाँ पे जमा हो गए हैं जी, जो आपके जमीन पे वापस आना है उन्होंने रेन बन के, ठीक है। ये आपकी एक इंडस्ट्री लगी हुई है, ये फर्ज कर लें जी एक इंडस्ट्री आप, ठीक है। इंडस्ट्री में जब बर्निंग प्रोसेस होगा, उस बर्निंग प्रोसेस की वजह से सल्फर के जो ऑक्साइड हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वो भी एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। बात समझ आ गई? अब सल्फर के ऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में है और
नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। ये एक्स इसलिए डाला है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है। इसी तरह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, डाइऑक्साइड भी और ट्राइऑक्साइड भी। तो ये जब सल्फर के ऑक्साइड्स ऊपर एयर में जाएंगे तो एयर में पहले से आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है। वो ऑक्सीजन क्या करेगी कि अगर सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड गई है तो वो ऑक्सीजन के साथ करेगी रिएक्ट और ये बना देगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। बात समझ आ गई? अब सल्फर यहाँ से आपकी जो गैस ऊपर गई थी, जो बर्निंग प्रोसेस की वजह से गई थी, वो क्या थी? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड में ने जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसके साथ रिएक्ट किया, उसने बना दिया सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड ने जब वापस आना है, वाटर वेपर्स जो आपके बन के गए थे जमीन से, एवेपोरेट हो गए थे, उन्होंने वापस जब जमीन पे इन द फॉर्म ऑफ रेन आना है तो ये उसके साथ वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है। और ये बना देगा H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ आ गई? यानी जो सल्फर के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में गए थे, उन ऑक्साइड्स ने एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट किया, जो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उसके साथ रिएक्ट किया, उसने सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। सल्फर ट्राइऑक्साइड ने जब बारिश होने लगी तो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट किया तो उसने सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। और वो वाटर वेपर्स जब जमीन पे आएंगे तो उनके साथ डेफिनेटली सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स हुआ हुआ होगा और हम कहेंगे कि ये एसिड रेन हुई है। सिमिलरली जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो भी एयर में जाके वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और वो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देंगे। ये जो HNO2 है, नाइट्रिक एसिड तो बन गया हमारे पास, HNO3। ये जब वाटर वेपर्स के साथ मिक्स होगा, नीचे आएगा तो हम कहेंगे एसिड रेन हुई है। ये जो नाइट्रिक एसिड है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, ये HNO2 ये अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वापस नाइट्रिक एसिड बना देगा। बात समझ आ गई? सल्फर के ऑक्साइड्स ने भी वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करना है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ने भी वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके एक ने सल्फ्यूरिक एसिड बना देना है, एक ने नाइट्रिक एसिड बना देना है। जब ये एसिड प्रेसिपिटेशन में मिक्स होंगे तो वो हम कहेंगे कि एसिड रेन बन गया है। पाथवे नीचे आपका ये दिखाया गया है। इसमें देखें कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, ये आपकी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज और ये ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियां आपकी चल रही हैं। तो इनमें से ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऊपर जा रहे हैं, जो फैक्ट्रीज हैं उनमें से सल्फर के ऑक्साइड ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाके जब वो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं, दोबारा जब नीचे आएंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन आएंगे। अब नीचे वन बाय वन दिखाया गया है कि ये मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है। नाइट्रिक एसिड बनने के लिए कहा जाता है कि जी जो आपकी गाड़ियां हैं उनमें से जो ऑक्साइड्स निकलते हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड जब आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट में से निकली है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल के फौरन ऑक्सीजन जो आपकी एयर में प्रेजेंट है, O2 ऑक्सीजन का फार्मूला होता है, जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। ठीक है। उस O2 के साथ रिएक्ट करके वो बना देगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, पहले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकली गाड़ियों के धुएं के साथ। ठीक है। उसने जब निकलते साथ ऑक्सीजन से जो कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट किया तो उसने बना दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने जब H2O यानी वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट किया तो इसने बना दिया नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। ठीक है। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। ठीक है। और HNO2 नाइट्रस एसिड। अब ये बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। ये फौरन दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड ही होता है। एक दफा ये एग्जिस्ट करता है HNO2, जब नाइट्रिक एसिड बनता है साथ नाइट्रिक एसिड ही बनता है, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है दोबारा, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है
उसके साथ रिएक्ट करेगा और अगेन नाइट्रिक एसिड बना। बात समझ आ गई? बच्चे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सायरा बानो ने कि एसिड रेन और क्लीन रेन के दरमियान कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चे एसिड रेन और क्लीन रेन के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक मेजरिंग स्केल है जिसको पीएच स्केल कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया। उससे दोनों की पीएच मेजर करें तो एसिडिक रेन की पीएच कम होगी और जो नॉर्मल रेन है उसकी पीएच ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरा कि जो एसिड रेन होती है वो हमेशा हाईली पोल्यूटेड एरियाज में होती है। ठीक है। जो नॉर्मल एरियाज हैं लाइक विलेज वगैरह हैं आपके गांव या ऐसे एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्रीज कम है, वहाँ पे एसिड रेन नहीं होती, बहुत कम होती है। जो आपकी नॉर्मल रेन है उसकी पीएच वेरी करती है अप्रोक्सीमेटली, ऊपर मैंने स्केल में भी आपको दिखाया है कि जो नॉर्मल रेन है उसकी पीएच होती है 5.6। क्लीन रेन अगर आप पीएच स्केल में देखें तो क्लीन रेन की कितनी पीएच है? 5.6। जो एसिड रेन है उसकी पीएच हमेशा 5.6 से कम होगी, जो कि आपकी स्केल में 4.3 शो की है। तो एसिड रेन और नॉर्मल रेन में डिफरेंशिएट करने का मेन तरीका है उसकी पीएच मेजर की जाए या उस एरिया का पोल्यूशन लेवल मेजर किया जाए, किस एरिया में पोल्यूशन ज्यादा है किस एरिया में कम है। तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे एसिड रेन होने के ज्यादा चांसेस है और कहाँ पे एसिड रेन होने के कम चांसेस है। ठीक है। नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है सबको क्लियर हो गया कि ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकला, उसने एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है पहले से उसके साथ रिएक्ट किया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। देन उसने वाटर वेपर्स यानी कि H2O के साथ रिएक्ट किया और नाइट्रिक और नाइट्रिक एसिड बना दिया। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है। नाइट्रिक एसिड तो हमने देख लिया कि जो बर्निंग प्रोसेस ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में हो रहा होता है उससे नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलता है, उससे ऑनवर्ड प्रोसेसेस होते होते एक टाइम आता है कि वो नाइट्रिक एसिड बन जाता है, देन वो रेन की फॉर्म में वापस आता है। सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से बनता है, यानी जो आपकी फैक्ट्रीज होती हैं उनसे जो एग्जॉस्ट निकल रहा होता है, जो धुआं निकल रहा होता है, जो बर्निंग प्रोसेस की वजह से चीजें एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, जो बर्निंग इंडस्ट्रीज में बर्निंग की वजह से जो चीजें एटमॉस्फेयर में जा रही हैं उनमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं। जो गाड़ियों में बर्निंग हो रही है उससे जो ऑक्साइड्स क्रिएट हो रहे हैं वो कौन से हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो फैक्ट्रीज में या फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से जो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली प्रोड्यूस होती है, आपकी गैस होती है। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा कि फैक्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो कि ट्रैवल करते करते एटमॉस्फेयर में जाएगी। एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और ये क्या बना देगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे ऑक्सीजन के। बात समझ आ गई? अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये वापस वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगी। जब बारिश होने लगेगी तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगी और वो क्या बना देगी? सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि देन प्रेसिपिटेशन के साथ वापस आएगा। बात क्लियर होगी? सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है सबको क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी सबको? सल्फ्यूरिक एसिड का क्लियर है सबको? ठीक है जी।
अभी तक हमने एसिड रेन के बारे में क्या देखा है कि एसिड रेन की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है। हमने कहा जी मैनचेस्टर से स्टार्ट हुई। तो वहाँ पे एक रिसर्चर्स थे, उन्होंने देखा कि एसिड रेन यहाँ पे उसने डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, इम्पैक्ट किया है बिल्डिंग्स को, ग्राउंड को, या डिफरेंट चीज़ों को। उससे उन्होंने पीएच मेजर की उस रेन की। देन उन्होंने नॉर्मल एरिया में जाके पीएच मेजर की, तो उन्हें पता चला कि इन दोनों की पीएच में डिफरेंस है। उस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो मैनचेस्टर में रेन हुई है ये एसिड रेन हुई है। वो रेन क्यों हुई है उसकी रीजन हमें ये पता चली क्योंकि उस टाइम वो एरिया हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड था, तो उसके जो एयर में पोल्यूशन था वो बाकियों की निस्बत ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ने जब वाटर वेपर के साथ रिएक्ट किया और तो वहाँ पे एसिड रेन हुई। ये तो हमारी एक हिस्ट्री है कि पता कहाँ पे चला था हमें और किसने सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट की थी। देन हमने देखा कि एसिड रेन होती क्या है। उसमें हमने कहा कि ऐसी रेन जिसमें एसिड मिक्स हो जाए, अगर इसके लेक्सिकल मीनिंग्स देखें तो। देन हमने प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट देखा। प्रेसिपिटेशन क्या होती है कि वाटर वेपर्स का रीबैक होके वापस ज़मीन पे आना, क्योंकि वाटर इवेपोरेट होके ज़मीन से इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में गया होता है, तो उसका वापस रीबैक होना, उसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। देन हमने देखा कि एसिड रेन का प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं वो फैक्ट्रीज और गाड़ियों से निकल के एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते हैं। वहाँ पे जाके वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करके अगेन वो फिर अपने जो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स होते हैं उनमें कन्वर्ट होते हैं। देन वो जो उनके ऑक्साइड्स हैं वो अगेन वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना देते हैं, जो कि बारिश के साथ फिर वापस आता है ज़मीन पे। ठीक है? देन हमने दोनों एसिड्स कैसे बनते हैं एटमॉस्फेयर में, उनकी फॉर्मेशन देखी, नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, दोनों को हमने देखा। उसके बाद अब देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है इसका। एसिड रेन जब होती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहले इम्पैक्ट देखते हैं ये इफेक्ट्स ऑन मोनोमेंट्स, बिल्डिंग एंड अदर मटेरियल्स वगैरह। अब मोनूमेंट्स या बिल्डिंग्स या कोई भी ऐसी चीजें जो कि लाइमस्टोन से बनी हैं, मीन चूने का पत्थर, जिससे ताजमहल भी बना हुआ है, ठीक है? तो ऐसी चीजों के ऊपर जब एसिड रेन गिरती है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है? चूने के पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अब जब एसिड रेन इसके ऊपर होगी, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, ऐसी बिल्डिंग्स जो कि लाइमस्टोन की बनी है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई हैं, उनके ऊपर जब एसिड रेन होगी तो उसमें प्रेजेंट होगा H2SO4, जो कि ये शो किया। जब ये दोनों चीजें कैल्शियम कार्बोनेट और H2SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बना देंगे कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर। यानी जो बिल्डिंग लाइमस्टोन की बनी है या मार्बल की बनी है, उसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। उनके ऊपर जब एसिड रेन हुई तो उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में, जिससे उस बिल्डिंग की अपीयरेंस डिफरेंस हो जाती है। ऊपर से खुरदरी सी हो जाती है, अजीब सी हो जाती है थोड़ी सी, जिसका इफेक्ट आपको नीचे पिक्चर में शो हो रहा होगा कि ये बिफोर पिक्चर, इसका बिफोर एसिड रेन है और ये आफ्टर एसिड रेन है। ये है जी बिफोर और ये है आफ्टर। बिफोर एसिड रेन इसकी अपीयरेंस इस तरह से थी, जब क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, लाइमस्टोन का बना हुआ है, मार्बल का बना हुआ है, ये सारी एक ही चीजें हैं, मार्बल, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक ही चीज का नाम। ये जो ताजमहल है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। जब इसके ऊपर एसिड रेन हुई तो उस एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड था H2SO4, उसने जब उस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर दिया तो उसने बनाया कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है जी? तो उस वजह से इसकी जो अपीयरेंस थी, जो इसकी अपर लेयर थी, उसमें चेंजेस आ गई, जिसकी वजह से आपको कलर में क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये बिफोर एसिड रेन है और ये आफ्टर एसिड रेन है। बात समझ आ गई? क्लियर है कि बिल्डिंग्स को कैसे इफेक्ट करेगा? ऐसी बिल्डिंग्स जो कि लाइमस्टोन या मार्बल की बनी हुई हैं,
वो क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके उसकी जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर देता है। क्लियर है जी? बिल्डिंग्स को कैसे इफेक्ट करता है? नेक्स्ट है जी इफेक्ट्स ऑन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी बच्चे याद रखें, दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक उसमें कैल्शियम का प्रेजेंट होना और पोटेशियम का प्रेजेंट। ठीक है, इन दोनों चीजों पे सॉइल की फर्टिलिटी डिपेंड कर रही होती है कि कितनी अच्छी सॉइल है, कितनी अच्छे तरीके से वो फसलों को ग्रोथ देगी, वो इन दो चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। जब एसिड रेन होती है तो क्योंकि पानी तो जमीन ने एब्जॉर्ब करना होता है, तो ऐसा पानी जिसमें एसिड मिक्स हुआ हुआ होता है, जब वो जमीन पे आता है तो वो ये जो न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम एंड पोटेशियम ज़मीन में प्रेज़ेंट होते हैं, जो कि एक ज़मीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, वो इन दोनों न्यूट्रिएंट्स को वो वाटर जो होता है, वो अपने साथ ज़मीन के अंदर ले जाता है, डाउनवर्ड, इंतहाई डाउन चले जाते हैं वो, क्योंकि वाटर तो ज़मीन में अब्ज़ॉर्ब होना होता है। वो अब्ज़ॉर्ब होने के साथ-साथ ही वो इन दोनों कैल्शियम को और पोटेशियम के न्यूट्रिएंट्स को भी साथ ले जाता है, नीचे, इंतहाई डाउनवर्ड चले जाते हैं। जिसकी वजह से उस जो ज़मीन है वहाँ पे उसकी अपर सरफेस बहुत हार्ड हो जाती है और वो फिर फसलों को उस तरीके से ग्रोथ नहीं देती। ठीक है जी? एसिड रेन की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम एंड पोटेशियम, वो ज़मीन के अंदर इंतहाई डाउन यानी अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और फिर ऊपर वाली सरफेस क्योंकि ग्रोथ के लिए फसलों की और प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, तो वो ऊपर वाली सरफेस हार्ड हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहती। ठीक है जी? क्लियर है? जी, महाम नईम ने हैंड रेज़ किया, बच्चे क्वेश्चन अपना टाइप करें और चैट बॉक्स में लिखें। अच्छा सर प्लीज़ लेट मी नो व्हेन व्हिच इज़ बच्चे ये बाद में बात करते हैं, फिलहाल लेक्चर कंप्लीट करने दें। अभी तक 2 इम्पैक्ट्स हमने देखे हैं, एक इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन बिल्डिंग्स जो कि लाइमस्टोन की बनी हुई हैं और एसिड रेन का इम्पैक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी जो कि इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को वाटर साथ अब्ज़ॉर्ब कर ज़मीन की डाउन सरफेस पे ले जाता है जिससे अपर सरफेस उसकी फर्टाइल नहीं रहती। देन है जी इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। अब हम एसिड रेन का अगर इम्पैक्ट देखें एक्वेटिक लाइफ पे, तो अब एक्वेटिक लाइफ को पानी में सर्वाइव करने के लिए एक स्पेसिफिक पीएच तक चाहिए होती है कि वाटर की पीएच अगर इतनी होगी तो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव कर सकेगी। ठीक है, जब एसिड रेन होती है वो सी वाटर में भी ज़ाहिर सी बात है मिक्स होती है, तो उसकी वजह से सी वाटर की जो पीएच है वो रिड्यूस हो जाती है। मीन कि वो रिड्यूस पीएच का मतलब है मोर एसिडिक। ठीक है, जब रेन वाटर एसिड रेन नॉर्मल सी वाटर में ऐड होती है तो उसकी वो पीएच रिड्यूस कर देती है, मीन कि वो वाटर ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, अब जब ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो एक्वेटिक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए भी स्पेसिफिक पीएच चाहिए। तो जब पीएच बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, वाटर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो डेफिनिटली उसमें एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव ना करने का एक तो ये रीज़न होगी कि उसकी पीएच लेवल लो हो गई है। वो एक्वेटिक लाइफ के लिए अगर मछलियाँ वगैरह हैं या और डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, तो उनके लिए वो पीएच कंपैटिबल नहीं है। दूसरी रीज़न ये है कि उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स और ज़ूप्लैंक्टन्स डिफरेंट 2 चीज़ें हैं जो कि सी में एग्ज़िस्ट करती हैं। फाइटो मीन होता है बच्चे, अच्छा, फाइटो मीन प्लांट्स, ठीक है? प्लैंक्टन्स मीन मैरीन एनिमल्स जो कि वो आप कहते हैं जी आबी हयात है। फाइटोप्लैंक्टन्स वो छोटे-छोटे से स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो कि स्मॉल चीज़ों के यानी अगर फीड के लिए काम आते हैं। अब बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं, उनको ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ खुराक चाहिए,
तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स और ज़ूप्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट्स होते हैं और ज़ूप्लैंक्टन्स स्मॉल एनिमल्स होते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा स्मॉल ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, ठीक है? ये इनका काम ये होता है कि ये सिर्फ फूड प्रोवाइड करते हैं, ये एज़ अ फूड यूज़ होते हैं फॉर बिग स्पीशीज़ इन सी, ठीक है? अब जब वाटर ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो इन दोनों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स का और ज़ूप्लैंक्टन्स का। जब इन दोनों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, तो वो जो बड़ी-बड़ी सी स्पीशीज़ होती हैं सी में, उनको फूड नहीं मिल पाती। तो वो इस वजह से भी ड्यू टू लैक ऑफ फूड वो चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाती और एक्वेटिक लाइफ फिर डिस्टर्ब हो जाती है। 2 रीज़न्स हमने अभी तक देखे एक्वेटिक लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। एक तो वाटर जब मोर एसिडिक हो गया, तो वो एक्वेटिक लाइफ के लिए कंपैटिबल नहीं रहा डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए। दूसरा, जब जो चीज़ें एक्वेटिक लाइफ में बड़ी-बड़ी स्पीशीज़ हैं, उनकी जो फूड होती है, बनती है, जब फूड नहीं बनेगी यानी फाइटोप्लैंक्टन्स और ज़ूप्लैंक्टन्स मज़ीद सर्वाइव नहीं करेंगे, तो जो बड़ी स्पीशीज़ हैं, उनको फूड नहीं मिलेगी और डेफ़िनिटली वो भी डिस्टर्ब होंगी। दूसरी रीज़न ये है कि जो फिशेज़ की एग हैचिंग होती है, वो एसिडिक वाटर में नहीं होती, ठीक है? एसिडिक वाटर आपको पता है कि 5.6 पीएच से लेस जब पीएच होगी, तो हम कहेंगे कि ये एसिड रेन है। फिश फिश के जो एग्स हैं उनकी हैचिंग के लिए स्पेसिफिक पीएच होती है, आई थिंक बिटवीन 7 टू 8 होती है समथिंग। तो जब इतनी पीएच उनको नहीं मिलेगी तो वो हैच नहीं हो पाएँगे, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ अगेन डिस्टर्ब होगी। बात समझ आ गई? देन है प्रिवेंशन ऑफ एसिड रेन। कि एसिड रेन से कैसे बचा जा सकता है? कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाया जाए तो एसिड रेन से बचा जा सकता है? ये जो सारी एक्वेटिक लाइफ पे है या मोनोमेट्स पे है या सॉइल की फर्टिलिटी है, ये जो सारी इनको इफ़ेक्ट कर रहा है एसिड रेन। अब एसिड रेन से कैसे बचा जा सकता है? रिन्यूएबल सबसे पहला तरीका ये है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज़ करें। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं? विंड है, सोलर एंड हाइड्रो पावर। अगर आप गौर करें तो ये जो तीनों सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी हैं, इन तीनों में आपका धुआँ या किसी भी किस्म का कोई ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता, कोई बर्निंग प्रोसेस नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से ये 100% सेफ हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो अगर इन तीनों सोर्स ऑफ एनर्जी यानी हवा से एनर्जी पैदा करना, सूरज से एनर्जी पैदा करना और पानी से एनर्जी पैदा करना, इन अगर तीनों तरीकों को अपनाया जाए तो हम एसिड रेन से बच सकते हैं। क्यों बच सकते हैं? कि इन तीनों की वजह से जो हमारी एटमॉस्फेयर है, उसमें पोल्यूशन कम होगा, जिसकी वजह से ऑक्साइड्स जो नाइट्रोजन और सल्फर के हैं वो कम जाएँगे। उस वजह से फिर एसिड रेन के मिनिमम चांसेस होंगे। बात क्लियर है? दूसरा तरीका कौन-सा है कि कार्बन और सल्फर और नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन ऐड करना भूल गया मैं। इन तीनों की जो एमिशन है एटमॉस्फेयर में, उस पे स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि इतने से इस एक रेफरेंस रेंज रख ली जाए कि इस रेंज से ज़्यादा नहीं हमने कार्बन और सल्फर के या नाइट्रोजन के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में भेजने, तो उससे फिर हमारा एसिड रेन के चांसेस मिनिमम हो जाएँगे। वो एमिशन जो है वो इंडस्ट्री से भी हो सकती है, ऑटोमोबाइल से भी हो सकती है और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से भी हो सकती है। तो ये चंद तरीके हैं, इसमें मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं कि जिनको अपनाने से एसिड रेन से बचा जा सकता है। ठीक है जी, ये था आज का आपका छोटा-सा टॉपिक था एसिड रेन के बारे में। इसमें किसी को कोई इश्यू है तो वो पूछ लें। क्लियर है एसिड रेन सबको? चाहे किसी को कोई मसला है, कोई इश्यू है तो वो पूछ सकता है। महम बच्चे आपने हर ग्रुप में से या जो नहीं बच्चे आपने हर ग्रुप में से सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के टोटल 600 नंबर पूरे करने होते हैं और हर ग्रुप में से आप 200 का मार्क्स का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि आपने हर ग्रुप में से सब्जेक्ट यूज करना है, टोटल 600 मार्क्स आपने पूरे करना। क्लियर है जी? एसिड रेन के में किसी को कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, कोई क्वेश्चन नहीं है? जी बच्चे, ये मैंने आपका सिलेबस के जब स्टार्ट में आपको मैं सिलेबस दिखा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया कि 20 नंबर के एमसीक्यूज होंगे इसमें, जो कि आपके जनरल साइंस के पोर्शन में से आएंगे, और 80 नंबर के आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो कि जनरल साइंस में से 40 मार्क्स का आएगा और जनरल एबिलिटी में से 40 मार्क्स का आएगा। ठीक है आरिफ अहमद? बट बच्चे, जनरल साइंस में जिस तरह मैंने आपको बताया कि जनरल साइंस में आपके इन्वायरमेंटल साइंस भी है, आपकी फिजिकल साइंस भी है, आपकी फूड साइंस भी है, मीन के आप उसमें देखते हैं कि फूड क्वालिटी को देखते हैं। तो इन सारों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो है जनरल साइंस। जनरल एबिलिटी आपकी बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स एंड एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। अगर आपने कभी एनटीएस पेपर दिया हो या जीआरई का एग्जाम दिया हो या गेट जनरल का कोई टेस्ट दिया हो, तो उसमें बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। वो सारी चीजें मिला के जनरल एबिलिटी बनाते हैं, जनरल एबिलिटी वाला पोर्शन बनता है। जो जनरल साइंस है उसमें आपकी इन्वायरमेंटल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें होती हैं। ये सिलेबस के शुरू में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। बच्चे, लेंथ ऑफ जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह पूछा गया है। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के आते हैं, क्योंकि ये उन्होंने पोर्शन डिवाइड किया हुआ होता है। एक क्वेश्चन के मजीद सब पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली मार्क्स आपने डिसाइड करना है कि आपने इधर कितना क्वेश्चन, कहाँ तक उसकी लेंथ रखनी है, कितना अटेम्प्ट करना है। बेसिक चीज जो है वो आपका कंसेप्ट है, कि आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, आपने चीज कंसेप्चुअली लिखनी है। तो लेंथ आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर डिसाइड करना है कि उसके मार्क्स कितने हैं। और कोई मसला किसी को? कोई इशू नहीं है? क्वेश्चन वगैरह आपने देख लिया, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो पूछ सकता है मेरे से। ठीक है बच्चों, अगर सारी चीजें आपको क्लियर हैं, किसी को कोई इशू नहीं है, तो देन आज का सेशन फिर यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है जी, अगर किसी को इशू नहीं है तो इट्स टाइम टू साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड।